स्वागत है आप लोगों का फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। तो हम लोग का आज का अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन जैसा नाम से स्पष्ट है कि उसमें क्या होगा कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा और कोई कम क्रियाशील तत्व होगा, और कम क्रियाशील तत्व का कोई यौगिक होगा। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व वाला यौगिक होगा, ये तत्व होगा, वो क्या करेगा कि कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो यूपी बोर्ड में यदि आता है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में देखें। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसका स्थान स्वयं क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, या फिर ऐसे पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है, उसका जो नीला रंग है वो क्यों गायब हो जाता है। तो उसका आंसर हमको इसी विस्थापन अभिक्रिया में मिलेगा। सबसे पहला एग्जांपल बात करते हैं हम कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीले रंग का होता है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या करेंगे, अब लोहे की कील को डाल करके 20-30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो उसका जो नीला रंग होगा वो गायब हो जाएगा, वो मतलब रंगहीन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि रंग में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल गया। इससे ये साबित होता है कि उसमें कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए उसका जो रंग है वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो वो बदलता इस प्रकार से है कि जो उसमें का आयरन है, वो आयरन क्या है, कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, तो वो क्या करेगी, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, और यहाँ पे बना देगी फेरस सल्फेट। इसलिए उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, जबकि आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित करके क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है अथवा गायब हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। उसी तरह से कॉपर से अधिक सक्रिय धातु जिंक भी है और कॉपर से अधिक सक्रिय धातु लेड भी है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा और क्षेपित हो जाएगा। उसी तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लेड डालेंगे, चाहे लेड की छड़ डालेंगे, तो उससे हमारा लेड सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें से पहली अभिक्रिया होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई एक ही तत्व क्या करेगा, एक ही तत्व को विस्थापित करेगा। मतलब ये है कि कोई एक क्रियाशील तत्व होगा और कोई एक क्रियाशील तत्व होगा, और वो किसी एक ही कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, वहां से विस्थापित कर देगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये जो हमारा तीनों का तीनों एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, ये सब का सब कैसा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका प्रयोग हम लोग विस्थापन अभिक्रिया जब लिखेंगे तो उसके एग्जाम्पल के रूप में भी कर सकते हैं, और यदि एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछता है तो इन तीनों एग्जाम्पल का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं। अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे,
अब एकल विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है सेम टू सेम एक ही चीज होता है। एकल विस्थापन नाम है उसका, इसका मतलब कोई एक ही सक्रिय धातु किसी एक ही कम सक्रिय धातु को क्या कर देगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो अभी मैं बताया हूं कि नाम है द्विविस्थापन, मतलब क्या होगा कि इसमें दो विस्थापन होगा। अब दो विस्थापन होने का मतलब ये होगा कि जो अभिकारक यदि दो हैं, अभिकारक यदि दो हैं तो दोनों के आयन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, उनका विनिमय हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों की क्या होती है, अदला बदली से नए यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिन यौगिकों में अभिकारकों के आयनों की अदला बदली से नए यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया अथवा उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लेते हैं सोडियम सल्फेट के विलयन में जब क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे। सोडियम सल्फेट के विलयन में जब बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम और सल्फेट। अब ये क्या करेंगे, जब ये आयन के रूप में इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारा बनेगा, सोडियम पे क्या प्लस चार्ज होता है और SO4 पे क्या होता है, माइनस माइनस 2 माइनस चार्ज होता है। इस तरह से बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम पे 2 प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, 1 माइनस चार्ज होता है। तो ये जब आयन में टूटेंगे तो सोडियम आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। जब ये आयन में टूटेगा तो बेरियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो इसमें का धनावेशित भाग इसकी ऋणावेशित भाग के साथ मिलेगा और इसमें का धनावेशित भाग इसकी ऋणावेशित भाग के साथ मिलेगा। तो सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ, मतलब क्या हुआ कि आयनों की क्या हो गई, अदला बदली हो गई। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और बेरियम और सल्फेट मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, अभिकारक में जो यौगिक हैं उनके आयनों की अदला बदली से हमारा क्या बन रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया अथवा उभय अपघटन अभिक्रिया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में जब क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो हमारा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब ये सिल्वर नाइट्रेट को जब क्या करेंगे, आयन के रूप में अलग अलग होंगे तो ये सिल्वर पे क्या बनेगा, प्लस चार्ज 1 और इस पे नाइट्रेट पे 1 माइनस चार्ज। सोडियम पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्लोराइड पे क्या हो जाएगा 1 माइनस चार्ज। अब इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट के साथ जाके मिलेगा और इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट के साथ जाके मिलेगा। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये सिल्वर आयन मिलेगा क्लोराइड आयन से, सोडियम आयन मिलेगा नाइट्रेट आयन से। तो सोडियम और नाइट्रेट मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना देंगे और सिल्वर और क्लोराइड मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। इस तरह से हमको देखने से क्या लग रहा है कि अभिकारक में जो हमारे क्या है, यौगिक है, उनके आयनों की अदला बदली से क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये एग्जाम्पल किसका हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद अब हम लोगों की अगली प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया की, जिसे बोलते हैं आक्सीकरण एवं अपचयन। आक्सीकरण को शुद्ध हिंदी भाषा में उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेसन नंबर 1 से इसके आने की बहुत अधिक से अधिक संभावना होती है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझें। अब इसको डिफाइन करने का अलग अलग क्या है, मतलब तरीका है। तो पुराने समय के जो लोग थे, ओल्ड कंसेप्ट जो है आक्सीकरण और अपचयन का, वो हाइड्रोजन को लेकर के और ऑक्सीजन को लेकर के था। तो सबसे पहले हम पुराने विचारधारा की बात करेंगे। तो पुराने विचारधारा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुख्य रूप से मान करके आक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित किया गया था, जिसमें आक्सीकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई थी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है।
ऑक्सीजन का योग, इसको याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, पृथक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का पृथक होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे भी मतलब बता सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब कोयलों को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो कोयला मतलब क्या, कार्बन। ये हमारा क्वेश्चन मैंने कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बात करते हैं, जब नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसमें भी क्या दिख रहा है हम लोगों को, इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तब जाके यहाँ पे क्या बना, NO बना। NO का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो नाइट्रोजन अकेले था, लेकिन उत्पाद के रूप में यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के परमाणु के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एक परमाणु जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन का पृथक होना। ये हमारा क्या है, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। ये हमारा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल को जब क्या करते हैं, इसका जब ये हमारा क्या है, CH3CH2OH, अब इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से हमारा हाइड्रोजन या हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। एथिल एल्कोहल से जब हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है तो ये हमारे किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन है इधर, और इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 1 6 हाइड्रोजन है। जबकि उत्पाद में देखेंगे तो 3 और 1 कितना हाइड्रोजन, सिर्फ 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर कितना है, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पृथक हो गया इसमें से। तो हाइड्रोजन का पृथक होना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो एथिल एल्कोहल है वो किसमें बदल गया है, एसिटल्डिहाइड में। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। उसी तरह से अब बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन जो है मतलब बिल्कुल ऑक्सीकरण का क्या है, थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत करने का मतलब ये है कि जिस तरह से इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो उसे ऑक्सीकरण कह रहे थे। तो जब ऑक्सीजन पृथक होगा तो उसको क्या बोल देंगे, अपचयन बोल देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पृथक हो रहा था तो अपचयन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, अथवा ऑक्सीजन क्या होता है, पृथक होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन क्या होता है, पृथक होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहीं पे ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड से हमारा क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल। अब जब एसिटल्डिहाइड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2, इसमें से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा CH3CH2 और क्या, OH। इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। कैसे अपचयन हुआ, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन जुड़ गया। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, CuO प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या बना, Cu प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जब क्या करते हैं, हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करता है तो इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो जाता है और वो H2 के साथ मिलकर के H2O बना देता है। तो इस प्रकार से हमारा कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, अपचयन। इसका मतलब ये है कि हमारी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, अपचयन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमारा ये 4 मुख्य बातें हैं जो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करने के लिए जरूरी है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन की जो जब कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन
क्या करेगा, जब प्राप्त करेगा, जब जुड़ जाएगा आकर के, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और गेन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, पुरानी विचारधारा से ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा।